हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हालांकि इस टॉपिक को मॉडर्न इंडिया अर्थात तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है, परंतु जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। तो इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो पार्ट है तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के एक चार्टर के तहत, ठीक है, एक लिखित पत्र के तहत जो ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया जाता है कि आप जो ब्रिटेन की पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर जाके व्यापार करें। तो इस आधार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने के लिए आती है और व्यापार करने के साथ साथ ही वो यहाँ की कमज़ोर स्थिति को देखती है और फिर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि क्यों ना यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे स्थापित की जाए। तो इस प्रकार यहाँ के राजाओं से और महाराजाओं से युद्ध होता है और 1757 की जो पलासी की युद्ध होती है आप सभी को पता ही होगा, और 1764 की बक्सर के युद्ध के साथ ही कंपनी को व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक मामलों अर्थात राजनीतिक मामलों का भी एकाधिकार यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो संभालती है और उसी के आधार पर वो कार्य करने लगती है। परंतु जब यहाँ पर वो कार्य करती है और यहाँ की जो धन दौलत है, ठीक है, तो उसे लूट कर वो ब्रिटेन में ले जाती है और वहाँ की जनता में वो सेल करती है, बेचती है और ज़्यादा मुनाफा कमाती है। लेकिन चूँकि भारत की जो वस्तुएं थी तो वहाँ पर जो है कि इस तरीके से ले जाया जाता था लूट के, और तो वहाँ की जो जनता थी कंपनी के इस कार्यों से असहमत थी और इस कारण भारत के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए कारनामों की जो चर्चा ब्रिटेन में चल रही थी तो उस कारण वहाँ पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जो ब्रिटिश संसद ने चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की विकास के लिए उसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था, तो वो जो है कि पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो इस आधार पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। हालांकि 1857 जो कि सैनिक विद्रोह हम लोग जानते हैं, उससे पहले जो भी एक्ट आते थे उसे हम लोग जनरली चार्टर एक्ट के तहत ही हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो भी कानून या तो नियम आने लगे थे उसे हम लोग अधिनियम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो उसके बारे में हम लोग चलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम था। तो चूँकि मैंने आपको बता ही दिया है कि चूँकि ब्रिटेन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कंपनी के कार्यों को देखकर, इस वजह से कंपनी की जो संसद थी वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करे, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब देखिए कि भारत में इस कानून के आने से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चूँकि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इंडिया में 3 प्रकार के प्रेसिडेंसी शहर थे, ठीक है, बम्बई थे, बंगाल थे और मद्रास था। तो चूँकि बंगाल जो था एक ज़्यादा पॉपुलर एरिया था, तो उस आधार पर क्या होता है, चलिए हम उस पॉइंट को देखते हैं। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चूँकि जो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे तो वहाँ पर गवर्नर जनरल जो है कि स्थापित किए गए थे। लेकिन अब क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ठीक है, तो पहले सिंपली गवर्नर जनरल था लेकिन अब जो है कि गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और तीसरा पॉइंट में अगर हम बात करें तो जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। क्योंकि पहले जो शासन व्यवस्था थी बंगाल की, मद्रास की और बम्बई की, वहाँ के गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किए जाते थे
और फिर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखी जाती थी। परंतु अब जो है कि तीनों का जो कार्यभार था वो बंगाल के गवर्नर जनरल पद जिसे नाम दिया गया था उसके अंतर्गत वो आ गया था। तो आप सभी को ये याद रखना है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या परिवर्तन आता है। अब चूँकि पहले जो है कि जो बंगाल का गवर्नर तथा अन्य जो गवर्नर थे उन्हें स्वतंत्र रखा गया था, केवल उसके लिए उसकी सहायता के लिए कोई कार्यकारी परिषद नहीं थी। परंतु जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है कि उसी के आधार पर अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, निर्णय लेगा। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी में 4 जो हो गए हैं कि कार्यकारी सदस्य और एक जो है गवर्नर जनरल को मिलाकर 5 सदस्य होते थे। अब इसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो उसके लिए निर्णायक मत देने का प्रावधान किया गया था। इसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर 4 व्यक्ति में से पक्ष और विपक्ष में अगर 2-2 व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है, तो पहली दफ़ा में तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो तो मत नहीं देगा, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा में अगर निर्णायक अगर मत देने की बात आए, अगर 2 पक्ष के बीच अगर समान अगर प्रतिनिधित्व अगर दिख रहा हो तो वो क्या कर सकता है कि किसी एक पक्ष में अपना प्रतिनिधित्व दिखा सकता है, मतलब कि निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का प्रावधान जो है कि कब किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसी के तहत अगर आप बात करें कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, और ऐसे जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो एलिजा एम्पे थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय से तात्पर्य आप अभी वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट नहीं समझिएगा, क्योंकि उस समय का जो न्यायालय था वो अलग था और अभी का जो न्यायालय है वो बिल्कुल ही अलग है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला जो पॉइंट है कि ब्रिटेन में जो संसद थी, ठीक है, तो वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2 संस्थाओं का गठन करती है। उसमें से पहला जो था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था, जिसे निवेशक समूह कहा जाता था, जो कि इंडिया में निवेश करते थे और यहाँ के सामानों को खरीदकर ब्रिटेन में ले जाते थे। उसके बाद देखिए कि दूसरा जो समूह था, संस्था था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसमें 24 सदस्य होते थे। और ये जो 24 सदस्य थे वे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के ही सदस्य होते थे, उनमें से ही चुना जाता था। और इन 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता था, जिसका मुख्य कार्य होता था कि जो भारत में जो नागरिक हैं उनके बारे में ब्रिटिश संसद को बताना, और कंपनी की जो सैन्य शक्ति है तो उसके बारे में बताना। तो इस संबंध में जानकारी ब्रिटेन की संसद को देना। ठीक है, तो अगर हम मुख्य बिंदु की अगर बात करें अंतिम में, कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, क्योंकि उनके कार्यों से जो ब्रिटेन की संसद थी वो असहमत थी। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज़ हमको याद ये रखना है कि इसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और जो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे उसे भी जो है कि बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरी बड़ी बात क्या आती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2 संस्थाओं का गठन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो है कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि अब तक ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगर आप इस चैनल पर नए हों तो शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।